बैक टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर 6 क्लास 12 का, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑलरेडी इसके 6 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, जो कि है इसका 7th लेक्चर। अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। टर्म जीन ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके द्वारा। साइंटिस्ट का नेम है जोहानसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहानसन ने ही टर्म जीन इंट्रोड्यूस किया था 1909 में। अगर जीन को डिफाइन करना हो, व्हाट इज जीन, तो जीन क्या है? जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि कंपोज होती बनी होती है डीएनए से। क्रोमोसोम में सिचुएटेड होती है एक स्पेसिफिक लोकस में, और ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। इसके अंदर क्वालिटी होती है कि ये क्रॉसिंग ओवर कर सकती है और ये म्यूटेशन कर सकती है। तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये किसका बना हुआ है? ये डीएनए का बना हुआ है। प्रेजेंट कहाँ पे है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और स्पेसिफिक लोकस पे ये कोड, जेनेटिक कोड को इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं कोड के फॉर्म में, और इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और म्यूटेशन हो सकता है। तो ये है जीन, टर्म दिया था जोहानसन। हम टाइप्स ऑफ जीन देखें। कुछ टाइप्स ऑफ जीन है, ये फंक्शंस के बेसिस पे। हाउस कीपिंग जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, वो जीन्स जिनके एक्सप्रेशन की, जिनके प्रोडक्ट की, जिनके प्रोटीन की ज़रूरत हर वक्त सेल को पड़ती है, तो ऐसे जीन कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। दूसरे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और लग्जरी जीन्स। ये वैसे जीन्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन ये सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि किसी वक्त उस प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत होती है और किसी वक्त उस प्रोडक्ट की ज़रूरत उसको नहीं होती है। तो ऐसे जीन्स स्विच ऑन होते हैं और स्विच ऑफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन्स वो जीन्स होते हैं जो किसी केमिकल के प्रेजेंस में स्विच ऑन होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। रिप्रेसिबल जीन्स, रिप्रेसिबल जीन्स वो होते हैं जो लगातार जो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन किसी केमिकल के प्रेजेंस में ये इनहिबिट हो जाते हैं, इनका एक्सप्रेशन रुक जाता है। ठीक है, स्यूडोजीन्स, स्यूडोजीन्स वैसे जीन्स हैं जिनका फंक्शन किसी और जीन की तरह होता है, स्ट्रक्चर भी किसी और जीन की तरह होता है, फंक्शन भी किसी और जीन की तरह होता है, सेम दिखने वाले जीन्स होते हैं, लेकिन ये स्यूडो हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में कहीं अल्टरेशन होगा, किसी म्यूटेशन की वजह से जो है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे। जैसे कि डिलीशन हो गया या इंसर्शन हो गया, कोई कोडॉन घुस गया या कोई कोडॉन निकल गया, उसके वजह से ये जीन्स जो हैं ये फंक्शन नहीं होते हैं, फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, इनको हम कहते हैं स्यूडो जीन्स। नेक्स्ट इज जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स या जंपिंग जीन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जीन्स, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक जगह से टूट के, जैसे कि ये डीएनए है, इसका कोई फ्रेगमेंट यहाँ से टूट के दूसरे डीएनए में, दूसरे क्रोमोसोम के डीएनए में ये आकर के चिपक जाए, यहाँ पे आके लग जाए, तो ये जंप कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। इसी को कहते हैं जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोसोम्स। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था MC क्लिंटन में, किसमें? मेज में। ठीक है, तो ये नेम भी इम्पोर्टेंट है, MC क्लिंटन। जेनेटिक कोड दिया गया था जॉर्ज गैमो ने दिया था। जेनेटिक कोड होता क्या है? जेनेटिक कोड होता है रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका, अमीनो एसिड से ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, तो ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किस तरह से रिलेटेड हैं, इनका जो रिलेशनशिप है ये
कोड्स पे आधारित है, इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता, ठीक है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, आपको पता भी होगा। अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड, एक अमीनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल है, एक तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड से 4 ही अमीनो एसिड बनते। ठीक है, तो 4 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अमीनो एसिड होते कितने टाइप्स के हैं? 20 टाइप्स के। तो ये 4 जो है ये सफिशिएंट नहीं, तो ये सिंगलेट जेनेटिक कोड नहीं होता है। अगर डबलेट जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, अगर डबलेट जेनेटिक कोड होता है मतलब दो न्यूक्लियोटाइड ये मिलकर के बनाते, ये रिस्पॉन्सिबल होते एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये 16 कॉम्बिनेशंस क्या 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट है? नहीं है। ठीक है, तो ये भी हाइपोथेसिस बेकार हो गई। थर्ड, गैमो ने बताया 1954 में कि कोडॉन्स जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, जिसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं। ठीक है, तो 4 ट्रिपलेट कोड होगा, तो 4 टू द पावर 3 मतलब 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 64 कोडॉन्स बनेंगे। तो ये 64 कोडॉन्स जो हैं ये 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो ये चार्ट बनाया गया। फर्स्ट बेस है, ये सेकेंड बेस है और ये थर्ड बेस है। फर्स्ट बेस UCAG, सेकेंड बेस UCAG और थर्ड बेस ये mRNA है ना, RNA है इसलिए यहाँ पे U है, UCAG और थर्ड UCAG। जब हम पहला लेते हैं U और U, तो ये बना UU। दूसरा U और C, तो ये हो गया UUC। तीसरा UUA, चौथा UUG। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे UCU, फिर UCC, फिर UCA और UCG। तो इस तरह से पूरा टेबल हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि कौन कौन से कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन। ये मिथ्योनिन जिसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है ना, हाईलाइट किया गया है, ये AUG कोडॉन जो है, mRNA का AUG कोडॉन जो है, ये इनिशिएशन कोडॉन, ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा ना, इनिशिएशन कोडॉन ट्रांसक्रिप्शन में। तो जैसे ट्रांसलेशन जब होता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनते हैं, तो वहाँ पर जब ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने के लिए mRNA का वो सीक्वेंस जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन। तो ये इनिशिएशन कोडॉन mRNA में अगर AUG है तो वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये AUG मिथ्योनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये एक स्टार्ट कोडॉन है। GUG ये वैलिन के लिए, नॉर्मली वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये भी स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है। 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG और UGA, जिनको कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। मतलब mRNA में जब ये ट्रिपलेट मिल जाएगा, mRNA में ये ट्रिपलेट राइबोसोम को जब मिलता है, उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिमूव हो जाते हैं mRNA से। इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, UAA को ऑक्रे कहते हैं, UAG को एम्बर और UGA को ओपर। ये तीनों क्या है? नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड जो है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहले ये टेबल देख लीजिए।
डीजेनरेसी मतलब सिंगल अमीनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से, अपने पिछले चार्ट में भी देखा कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोडेड हो सकती है। जैसे आर्जिनिन के 6 कोडॉन हैं, 6 सबसे ज़्यादा है, आर्जिनिन, ल्यूसीन और सीरीन, इन तीनों के 6 कोडॉन्स हैं। सबसे कम एक है मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का, इसका एक ही कोडॉन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रिपलेट होता है, बता दिया आपको, ट्रिपलेट होता है। दूसरा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कि जो कोडॉन है वो कोडॉन जो अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है वो वायरस में भी वही अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा, बैक्टीरिया में भी वही अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा वो कोडॉन, वो यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, सब में वो कोडॉन जो है वही अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं यूकैरियोटिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि स्टॉप कोडॉन आपको बताया UGA, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये नॉनसेंस कोडॉन है, कुछ भी नहीं कॉरेस्पॉन्ड करता है, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ये यूनिवर्सल इन नेचर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। नॉन एम्बिगुअस मीन्स एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। एक अमीनो एसिड एक कोडॉन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ढेरों कोडॉन को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि GUG कोडॉन जो है ये वेलिन को भी रिप्रेजेंट करता है और मेथियोनिन के लिए भी ये करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर हम देखें नेचर वाइज तो नॉन एम्बिगुअस होता है, मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि जैसे कि AUCGUA ऐसे हैं, तो इसमें ये एक कोडॉन हो गया, एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक कोडॉन हो गया, एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करे फिर CGU एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करे फिर GU एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करे, ऐसा नहीं होता। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कॉमा लेस होते हैं, कॉमा लेस मतलब कि इनके बीच में कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं होगा कि AUC एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एक गैप हो गया, G कुछ नहीं कर रहा है, फिर UAG जो है वो सेकेंड अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, कोई ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। केवल ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन है जिसके लिए केवल एक कोडॉन होता है। ये डीजेनरेसी जो होती है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन, ये थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन जो mRNA का थर्ड पोजीशन है। ठीक है, mRNA पे जो सीक्वेंस है उसमें जो हम अगर 1 2 3 है, तो ये जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन न्यूक्लियोटाइड है, इसके वजह से होती है। इसको हम कहते हैं वॉबल बेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉबल बेस। ये mRNA किससे बाइंड करता है? ये mRNA जो बताया था आपको tRNA के एंटीकोडॉन से बाइंड करता है ना, tRNA का ये सीक्वेंस है, तो tRNA का एंटीकोडॉन से ये बाइंड करता है। तो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, इस तरह से होगा। तो इसका पहला जो है वो इसके तीसरे से बाइंड करेगा और इसका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो इसका पहला न्यूक्लियोटाइड इसके तीसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करेगा और इसका तीसरा जो होगा वो इसके पहले न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करेगा। जो इसका तीसरा mRNA का, ये mRNA का जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है
ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जो बाइंड करता है, अरे टीआरएनए के जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, ये जो फोर्स होता है ये लूज होता है, ठीक है, स्ट्रिंजेंट होता है, ये आसानी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वॉबल पोजीशन। इसको हम जो थर्ड है एमआरएनए की पोजीशन, वो क्या, हर कोडॉन में जो थर्ड पोजीशन होती है वो होती है वॉबल पोजीशन, और इस बेस को कहते हैं वॉबल बेस। तो इसमें चेंज हो सकता है, इस वॉबल बेस में चेंज हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे। इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन कोडॉन, इसकी बात हम कर चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, AUG या GUG, ठीक है, AUG और GUG। AUG जो होता है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है एमआरएनए में, AUG जहाँ पे होगा वहाँ से स्टार्ट होगा आपका ट्रांसलेशन। AUG यूकैरियोट्स में मेथियोनिन बनाता है, अमीनो एसिड मेथियोनिन के लिए कॉरेस्पॉन्ड करता है, और प्रोकैरियोट्स में AUG एन फॉर्मल मेथियोनिन के लिए कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। GUG नॉर्मली वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये भी स्टार्ट कोडॉन की तरह फंक्शन कर सकता है। 64 कोडॉन होते हैं, जिसमें से 3 कोडॉन पॉसिबल हैं अगर ट्रिपलेट कोडॉन हो, जिसमें से 3 कोडॉन जो हो गए UAA, UAG और UGA। ऑक्रे, एम्बर एंड ओपल, ये तीनों जो हैं ये किसी भी एमिनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये होते हैं कि ट्रांसलेशन को यहाँ रुकना है, पॉलीपेप्टाइड चेंज को रिमूव होना है एमआरएनए से। इनको कहते हैं हम नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉपिंग कोडॉन। 61 कोडॉन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉबल हाइपोथेसिस। वही चीज़ है, वॉबल हाइपोथेसिस इसमें फिगर से समझाया गया है। जो शुरू के 2 बेसिस होते हैं एमआरएनए के, ये एमआरएनए है, ये शुरू के जो 2 बेसिस हैं AUC लिखा हुआ है, ये दोनों बेस ये बाइंड करेंगे, ये टीआरएनए का 5 प्राइम है, टीआरएनए का 1 है। तो जो थर्ड है एमआरएनए का जो थर्ड पोजीशन है ये टीआरएनए के फर्स्ट पोजीशन से बाइंड करेगा, ठीक है। टीआरएनए पे इसके अगेंस्ट एंटीकोडॉन होंगे, जिसमें एंटीकोडॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, वही जो है वो वही टीआरएनए आकर के इससे बाइंड करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन ये वाली और यू वाली, जो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन है, इसकी बॉन्डिंग जो होती है, इसका जो वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये जो थर्ड वाली पेयरिंग होती है ये स्ट्रिंजेंट होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टीआरएनए में इस फर्स्ट पोजीशन पे, टीआरएनए में फर्स्ट पोजीशन पे आई है, आइनोसिन है, तो ये आई जो है ये एमआरएनए में अगर ए हो तो भी बाइंड कर सकता है, अगर यू है तो भी बाइंड कर सकता है, अगर सी है तो भी बाइंड कर सकता है। इसका आई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके लिए इसको बॉन्ड्स मिल जाते हैं तीनों में, ए, यू और सी में, जिससे की वजह से ये तीनों से बाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बॉन्डिंग जो होती है ना ये वीक होती है, ये बॉन्डिंग वीक होती है, और ये ज़रूरी भी है कि ये बॉन्डिंग वीक हो, नहीं तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो ये टीआरएनए जो हैं ये रिमूव ही नहीं होंगे एमआरएनए से, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस आगे प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो यही है वॉबल हाइपोथेसिस। मिनिमम 32 टीआरएनए, और इसकी वजह से जो है टीआरएनए के नंबर्स भी कम हो जाते हैं अगर यूनिक होगा, ठीक है। तो टीआरएनए के नंबर्स भी उतने ही होने चाहिए जितने की कोडॉन्स होने चाहिए, लेकिन टीआरएनए 61 नहीं होते हैं, ये 32 मिनिमम होते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 61 कोडॉन्स हों। इसलिए क्योंकि इसका जो थर्ड पोजीशन है ये वॉबल बेस है जो कि लूजली बाउंड है, और ये किसी और भी अमीनो एसिड, किसी और भी कोडॉन से ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉबल हाइपोथेसिस, इतना ही पढ़ना था आपको जेनेटिक कोड में। अब हम कल शुरू करेंगे ट्रांसलेशन।
ठीक है, ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत धीमे धीमे आराम से चल रही हूँ, एक ही टॉपिक एक दिन में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको, क्योंकि इस चैप्टर में समझना है, बहुत लर्न नहीं करना है, समझना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझते हुए इस लेसन को पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, सो गुड डे, टेक केयर, बी हेल्दी, स्टे एट होम।